लद्दाख नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है? नीला आसमान, बर्फ से ढकी चोटियां, सैलानियों के बीच सबसे प्यारा टूरिस्ट स्पॉट। लोग कहते हैं कि वहां के लोग इतने शांति प्रिय हैं कि जैसे किसी और ही दुनिया के हों। लेकिन आज उसी लद्दाख की तस्वीर जल चुकी है और उस आग के बीच सबसे बड़ा नाम सामने आया है, सोनम वांगचुक। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन्हें आप 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू से जोड़ते हैं। वही सोनम जिन्होंने इनोवेशन से दुनिया का ध्यान लद्दाख की तरफ खींचा। वही सोनम जो पिछले 6 साल से शांतिपूर्ण हंगर स्ट्राइक्स और मार्चेस करके सरकार को याद दिला रहे थे कि लद्दाख के लोग भी भारत के नागरिक हैं और उनकी भी कुछ मांगे हैं। और उसी सोनम वांगचुक को सरकार ने हिंसा भड़काने वाला, टेररिस्ट और चाइनीज एजेंट बताकर जेल में डाल दिया। आयरनी देखिए, हिंसा के उसी दिन सोनम ने ट्वीट किया था, लोगों से अपील की थी कि हिंसा मत करो, यही 5 साल की कोशिश मिटा देगी। उन्होंने अपना अनशन भी वापस ले लिया, लेकिन सरकार को चाहिए था स्केपगोट, सरकार को चाहिए था कोई विलन। और जैसा पैटर्न इस सरकार का रहा है, जो भी इनकन्वीनियंट हो उसे पहले बदनाम करो और फिर उठा लो। यही हुआ सोनम वांगचुक के साथ। ये अरेस्ट सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं है, ये अरेस्ट एक सोच की गिरफ्तारी है। वो सोच जिसमें अब भी लोग यकीन रखते थे कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से भी कुछ बदल सकता है, आज वो सोच भी सलाखों के पीछे डाल दी गई है। क्योंकि इस सरकार के रूल बुक में नया प्रिंसिपल है, अगर तुम सरकार के साथ हो तो पैट्रियट कहलाओगे, अगर सवाल पूछोगे तो टेररिस्ट। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। आंदोलन कोई अचानक नहीं फूटा, 6 साल से ये सिमर कर रहा था। लोग बार बार हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, पिटिशंस दे रहे थे, दिल्ली तक मार्च कर रहे थे। 10 सितंबर को सोनम फिर अनशन पर बैठे, सरकार ने कान में तेल डाल लिया। 21 सितंबर को होम मिनिस्ट्री बोली ठीक है बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत भी कैसी? टर्म सरकार तय करेगी, कंडीशन सरकार लिखेगी और टोन सरकार की वही पुरानी एरोगेंस वाली होगी। मतलब नेगोशिएशंस नहीं बल्कि डिक्टेशन होगा। फिर 23 सितंबर को हंगर स्ट्राइक क्रिटिकल हो गया, लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और 24 सितंबर को आखिर पेशेंस टूट गया। कुछ लोग भड़क गए, आगजनी हुई। अब यहाँ किसी भी सेंसिबल सरकार को समझना चाहिए था कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, लेकिन यहाँ सरकार ने आसान रास्ता चुना, स्केपगोट बना दो। और स्केपगोट कौन? वही आदमी जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का चेहरा था। तो अरेस्ट कर लिया गया सोनम वांगचुक को और साथ ही उनकी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, ताकि फंडिंग और काम दोनों बंद हो जाए। यानी सरकार ने साफ मैसेज दिया कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी अब खतरा हैं और अरेस्ट जस्टिफाई करने के लिए आईटी सेल का पूरा प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिवेट हो गया। रेयर अर्थ मिनरल्स की कहानियां भी सामने आई। 5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कमर्शियली निकाल नहीं पाया। फिर फॉरेन हैंड का कार्ड खेला गया, CIA, सोरोस, चाइनीज एजेंट, सबका नाम डाल दो और चेरी ऑन द टॉप कांग्रेस का नाम जोड़ दो। आईटी सेल के हिसाब से अब लद्दाख की आग भी राहुल गांधी ने लगाई। भाई, अगर राहुल गांधी इतने ताकतवर कॉन्स्पिरेसी चला सकते हैं तो फिर सरकार की 56 इंच की ताकत किस काम की? असल मुद्दा अरेस्ट का नहीं है, अरेस्ट तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। असल मुद्दा है वो 4 मांगे जिन्हें सरकार टाल रही है, स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इन 4 मांगों पर बात करने की बजाय हेडलाइंस में अरेस्ट डाल दी गई, ताकि लोग अरेस्ट की बहस में उलझ जाए और कोर इश्यूज दब जाए। ये अरेस्ट डेंजरस प्रेसिडेंट इसलिए भी है क्योंकि ये साफ दिखाता है कि अब भारत में प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आप चुप रहोगे तो इग्नोर कर दिए जाओगे, और अगर आप पीसफुली डिमांड रखोगे तो यू विल बी लेबल्ड एज एंटी नेशनल। और अगर कहीं गुस्सा फूट गया तो गोली और जेल दोनों मिलेगी। यानी हर रास्ता रिप्रेशन की तरफ जाता है। लद्दाख आज सिर्फ आग में नहीं जल रहा, अरेस्ट की पॉलिटिक्स में भी जल रहा है। और ये अरेस्ट सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये अरेस्ट है उस विश्वास की कि सरकार अपने नागरिकों की सुनेगी। तो सवाल ये है, क्या गांधी स्टाइल प्रोटेस्ट अब भारत में पॉसिबल है? क्या जो लोग हिंसा रोकने की अपील करते हैं उन्हें भी आज एंटी नेशनल बना देना ही न्यू इंडिया का तरीका है? क्या हर आवाज को चाइनीज एजेंट या कांग्रेस बैक्ड कहकर दबा दिया जाएगा? लद्दाख की गलियों में आज जो भी हो रहा है वो कल देश के किसी भी कोने में रिपीट हो सकता है। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी उस फ्यूचर की झलक है। लद्दाख की मौजूदा लड़ाई की जड़ें सिर्फ एक अरेस्ट या एक इंसिडेंट में नहीं है, इसकी असली वजह है वो 4 मांगे जिन्हें पिछले 6 साल से लगातार उठाया जा रहा है। ये चारों मांगे ऐसी हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जायज कही जाएंगी, लेकिन केंद्र सरकार इन्हें सुनने के बजाय टालती रही है। यही वजह है
कि आज हालात यहाँ तक पहुंच गए। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है स्टेटहुड फॉर लद्दाख। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब बहुत से लोगों ने सोचा था कि अब सुनहरे दिन आएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि अब दिल्ली सीधा फोकस करेगी, रिसोर्सेज आएंगे और लोकल लोगों की हालात बेहतर होंगे। लेकिन 6 साल में नतीजा उल्टा निकला। लद्दाखियों को महसूस हुआ कि ऑटोनॉमी खत्म हो रही है, डिसीजन सीधा दिल्ली से थोपे जा रहे हैं और लोकल लोगों की राय का कोई महत्व नहीं रह गया। बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोजेक्ट्स का नाम तो खूब लिया गया, लेकिन लोकल कम्युनिटी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। ऐसे में स्टेटहुड की मांग सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटस की नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और सेल्फ गवर्नेंस की लड़ाई है। दूसरी मांग है 6th शेड्यूल इंक्लूजन। लद्दाख की 97% आबादी ट्राइबल है और संविधान का 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के कल्चरल और इकोनॉमिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए ही बनाया गया है। अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों को 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो लद्दाख को क्यों नहीं? यहाँ के लोग चाहते हैं कि फॉरेस्ट, लैंड, एग्रीकल्चर और इनहेरिटेंस जैसे क्रिटिकल मुद्दों पर उनका लोकल कंट्रोल हो। उनका डर साफ है, अगर ये अधिकार दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के पास रहेंगे तो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी धीरे धीरे मिट जाएगी। 6th शेड्यूल उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है, सिर्फ एक लीगल डिमांड नहीं। तीसरी बड़ी मांग है अपना पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इसलिए अहम है क्योंकि लद्दाख में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 26% से ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 13.4% है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जॉब्स और रिक्रूटमेंट रूल्स दिल्ली तय करती है, जिससे लोकल यूथ को सीधा चोट पहुंचता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है कि रिक्रूटमेंट और जॉब्स की पॉलिसीज लद्दाख की जरूरतों के हिसाब से बनी। ये मांग डेवलपमेंट के असली मतलब से जुड़ी है, रोजगार। चौथी मांग है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। आज पूरे लद्दाख की आवाज संसद में सिर्फ एक सांसद तक सिमटी हुई है। ये वही इलाका है जो सेंसिटिव बॉर्डर पर स्थित है, जहां से देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। लद्दाखियों का कहना है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है कि उनके रियल इश्यूज संसद में उठ ही नहीं पाते। कम से कम 2 MPs तो इस रीजन को मिलने चाहिए, ताकि देश के सबसे क्रिटिकल बॉर्डर एरिया की आवाज दब ना जाए। अब देखिए सरकार का रवैया। इन डिमांड्स पर सरकार ने जिस तरीके से नेगोशिएशंस किया, उसमें एरोगेंस साफ झलकता है। टोन कुछ ऐसी रही जैसे ये हमारा फैसला है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। सरकार ने रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और कमीशन बनाने जैसी मामूली बातों पर सोचने की हामी भरी, लेकिन जहां असली मुद्दे आए, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, वहां साफ इनकार कर दिया। मतलब कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस देने की कोशिश की गई, लेकिन स्ट्रक्चरल बदलाव से दूरी रखी गई। लद्दाखियों के लिए एरोगेंस सबसे बड़ी चुभन है। उन्हें लगता है कि दिल्ली उन्हें सिर्फ एक रिसोर्स पूल मानती है, जहां से प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाई जा रही हैं, लेकिन लोगों की आवाज का कोई मूल्य नहीं है। यही वजह है कि जब उनके ग्रेजिंग लैंड्स पर 60,000 करोड़ के विंड और सोलर फार्म्स लगाने की घोषणा हुई, तो लोगों के बीच ये डर और गहरा हो गया कि कहीं डेवलपमेंट के नाम पर उनकी जमीन और आजीविका छीन न ली जाए। इस पूरे मामले में एक और बात खतरनाक है, सरकार का प्रोपेगेंडा। चारों मांगे इतनी स्पष्ट और जायज ही कि इन्हें ओपनली रिजेक्ट करना आसान नहीं है। इसलिए इन पर ध्यान हटाने के लिए फॉरेन हैंड, CIA फंडिंग, चाइनीज एजेंट और कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी जैसे नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। इससे कोर इश्यूज दब जाते हैं और जनता में भ्रम फैलता है। अरेस्ट इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। हेडलाइंस अरेस्ट पर टिक जाती हैं और डिमांड्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं। असलियत यह है कि ये डिमांड्स न तो अलगाववादी हैं, न ही एंटी नेशनल। ये डिमांड्स उस बेसिक हक की है जो हर नागरिक अपने क्षेत्र के लिए मांग सकता है। लेकिन इन्हें मान लेना सरकार के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे पावर डिसेंट्रलाइज होगी और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल खोना इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। लद्दाख की लड़ाई हमें यही सिखाती है कि जब डिमांड्स बार बार इग्नोर कर दी जाती हैं तो फ्रस्ट्रेशन हिंसा में बदल जाती है, और जब सरकार उस फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करने के बजाय स्केपगोटिंग करती है तो एलिनेशन और गहरा होता है। लद्दाख आज इसी एलिनेशन का शिकार है। लद्दाख की लड़ाई का सबसे खतरनाक पहलू अरेस्ट या डिमांड्स नहीं है, असली जहर है वो
प्रोपेगेंडा मशीन जो हर बार चालू कर दी जाती है। सरकार के पास हर सवाल का रेडीमेड जवाब है। अगर कोई आवाज उठे तो कह दो कि ये विदेशी ताकतों के इशारे पर है। अगर कोई आंदोलन मजबूत हो जाए तो टैग लगा दो ये चाइनीज एजेंट है, ये पाकिस्तानी फंडेड है, ये कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी है। और जब आप ये टैग लगा देते हैं तो असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। लद्दाख में भी वही हुआ। हमसे कोई गलती नहीं हुई, सब बाहर वालों ने करवाया। लेकिन ये खेल जितना आसान दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जब आप अपने ही नागरिकों को बार बार गद्दार, जिहादी या विदेशी एजेंट कहने लगते हैं तो आप उन्हें देश से अलग कर रहे हो। यही एलिनेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कश्मीर में यही किया गया, पंजाब में यही कोशिश हुई और अब लद्दाख में भी वही फॉर्मूला लगाया जा रहा है। आज हालात ये है कि अगर किसान अपनी जमीन बचाने के लिए प्रोटेस्ट करे तो उसे खालिस्तानी कहा जाता है। अगर कोई कश्मीरी रोजगार या ऑटोनॉमी की बात करे तो उसे पाकिस्तानी कहा जाता है। अगर कोई केरल में सवाल उठाए तो उसे आईसिस का लेबल लगा दो। बंगाल में आवाज उठे तो बांग्लादेशी टैग मिल जाएगा। और जब लद्दाखियों को चाइनीज एजेंट कहा जा रहा है, ये पैटर्न सिर्फ अलग अलग राज्यों का नहीं है, ये नेशनल स्ट्रेटेजी बन चुका है। आयरनी देखिए, भारत का सबसे बड़ा डर यही बताया जाता है कि बाहरी ताकतें हमें तोड़ देंगी, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी सरकार खुद अपने लोगों को फॉरेन एजेंट कहकर तोड़ रही है। बाहर वाले हमें तोड़ेंगे या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन अंदर से डिवाइड करने का काम सरकार खुद कर रही है। लद्दाख की मौजूदा स्थिति इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यही खेल उत्तराखंड में भी दिखा। जब स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे, वहां भी विस्पर कैंपेन चला दिया गया कि ये सब बाहर से भड़काया जा रहा है। नेपाल का नाम डाल दिया गया या कोई और विदेशी शक्ति का नाम डाल दिया गया। ऐसे में स्टूडेंट्स की असली मांग, फेयर एग्जाम सिस्टम, खो गया। सरकार का डर साफ है, वो जानती है कि अगर लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर अपने जेन्युइन डिमांड्स पर अड़े रहें तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए प्रोपेगेंडा सबसे आसान रास्ता है, लेकिन प्रोपेगेंडा का असर सिर्फ आज की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जनता के बीच भरोसा तोड़ देता है। जब किसी प्रोटेस्ट को जिहाद कह दिया जाता है तो बाकी देश के लोग उस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करने से डर जाते हैं। जब किसी एक्टिविस्ट को फॉरेन एजेंट बता दिया जाता है तो उसके लेजिटिमेट सवाल भी सस्पिशन लगने लगते हैं, और इस तरह धीरे धीरे प्रोटेस्ट का मॉरल लेजिटिमेसी खत्म कर दी जाती है। लद्दाख के मामले में भी यही हुआ है। अरेस्ट हेडलाइन बन गई, प्रोपेगेंडा ने पूरे नैरेटिव पर कब्जा कर लिया, और अब जो कोर इश्यूज थे, स्टेटहुड, सिक्स्थ शेड्यूल, जॉब्स, रिप्रेजेंटेशन, वो बैकग्राउंड में चले गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर और गहरा होगा। आज लद्दाखियों को समझ आ रहा है कि उन्हें भी कश्मीरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनकी आवाज को दबाने के लिए वही तरीका अपनाया जा रहा है, हेवी पुलिसिंग, कर्फ्यू और प्रोपेगेंडा। और जब कोई कम्युनिटी ये महसूस करने लगे कि सरकार उसे सुनने के बजाय बदनाम कर रही है तो एलिनेशन परमानेंट हो जाता है। यही एलिनेशन आगे चलकर इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। सरकार को शायद लगता है कि प्रोपेगेंडा से वो हर प्रोटेस्ट दबा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? क्या हर इशू पर ब्लेम किसी फॉरेन हैंड पर डाला जा सकता है? क्या हर एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कहा जा सकता है? और अगर हाँ, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा? तो दोस्तों, ये है नया भारत। यहाँ अगर आप चुप रहोगे तो इग्नोर कर दिए जाओगे, अगर आप पीसफुली डिमांड करोगे तो एंटी नेशनल बना दिए जाओगे, और अगर कहीं हालात बिगड़े तो सीधा गोली और जेल आपका इंतजार कर रही होगी। यही इस सरकार की असली ताकत है, लोगों का ध्यान असली सवालों से भटकाना। लेकिन ये खेल तभी चलता है जब हम सब स्पेक्टेटर बने रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये तो लद्दाख की प्रॉब्लम है, हमें क्या। याद रखिए, कल यही फॉर्मूला आपके स्टेट, आपके शहर या आपकी जिंदगी पर भी लागू होगा। इसलिए अब चुप रहने का वक्त नहीं है, अब सवाल पूछने का वक्त है। अगर आप चाहते हो कि असली मुद्दे पर चर्चा हो तो इस वीडियो को हर जगह फैलाओ। कमेंट में लिखो क्या लद्दाख की डिमांड्स गलत हैं। लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो नो नॉनसेंस को, ताकि आपकी आवाज भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी आवाज भी अरेस्ट कर ली जाएगी।